नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजावदिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक थ्योरी लेकर आया हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस। ठीक है, तो आज का जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी में जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम थ्योरी में पहला पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या कि जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति की को समझना आवश्यक है। जीवन की उत्पत्ति से पहले आपको क्या समझना, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं तक सभी ने भिन्न भिन्न ढंग से अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं एवं मान्यताएं प्रस्तुत की, परंतु इन सभी संकल्पनाओं एवं मान्यताओं ने धार्मिक आस्था एवं विश्वास का अतिरेक था और तार्किकता एवं वैज्ञानिकता अभाव था। जो खास खास रहेगा उसको मैं आपको बता दूंगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृत वैज्ञानिक संकल्पना महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है। क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृत वैज्ञानिक संकल्पना महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में समित था, जिसे क्या कहते हो? जिसे आप सिंगुलैरिटी कहते हो। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मांड का विकास और विस्तार की प्रक्रिया भी जारी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से बनता है कि ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में ही आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ। कब हुआ था? ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया से ही आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ था तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समय के साथ साथ पृथ्वी जीवन के अनुकूल हुई और इस प्रकार जीवा की उत्पत्ति हुई एवं उनका क्रमिक विकास हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का इतिहास 2 भागों में है, अजीवी महाकाव्य और जीवी महाकाव्य। अजीवी में आते हैं भूपटल के निर्माण का काल और जीवी महाकाव्य में आते हैं भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल। जीवन की उत्पत्ति। अगला, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ पूरी एनसीईआरटी, तो आपको एक भी बुक लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने दूंगा। क्या है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है। प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाएं एवं विचार प्रस्तुत किए गए हैं जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। इनमें से कुछ संकल्पना एक सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही तथा कुछ असफल रहे। ऐसी प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला है आपके स्वतः जननवाद। यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव हुई है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु भी स्वतः जननवाद के समर्थक थे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, आपसे अगर पूछ ले कि स्वतः जननवाद के समर्थक कौन थे, तो स्वतः जननवाद के समर्थक थे आपके अरस्तु। स्वतः जननवाद के समर्थकों का मानना था कि धूल से मक्खियाँ, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियाँ स्व उत्पन्न हो जाती हैं। यद्यपि वर्तमान समय में यह संकल्पना हास्यास्पद प्रतीत होती है, परंतु इसका महत्व इस तथ्य में है कि लगभग 2000 वर्ष तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के वाद विवाद के केंद्र में रही। इसके समर्थ एवं विरोध में अनेक प्रयोग किए गए। देखो किन कौन ने प्रयोग किया था वो भी आपको बता रहा हूँ। जेब बेप्टिन वान हालमांड के प्रयोग में। वान हालमांड ने 1580 से 1664 ईस्वी में स्वतः जननवाद के समर्थकों में 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग किस पर किया था? एक प्रयोग में उन्होंने दर्शाया था कि पसीने से भीगा कपड़ा तथा गेहूं की बालियों को एक साथ रखने पर 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो जाते।
देखो इन्होंने प्रयोग किया था, किसने? वान हेलेनटांड ने स्वतः जननवाद का समर्थन में दो प्रमुख प्रयोग किए थे। कब किए थे वो भी याद रखना है आपको। इन्होंने कहा था कि एक प्रयोग में उन्होंने बताया कि पसीने से जो भीगा कपड़ा और गेहूं की बालियां एक साथ रखने पर 21 दिन में क्या होता है, 21 दिन में चूहे उत्पन्न होते हैं। और दूसरे प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि दो ईंटों के बीच तुलसी रखकर उन्हें धूप में रखने से उनमें बिच्छू उत्पन्न होता है। ये किन्होंने बताया था? ये इन्होंने बताया था वान हेल वांड ने। फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग इन्होंने भी बताया था। फ्रांसिस्को रेडी 1626 से 1697 ईस्वी ने अपने प्रयोगों के माध्यम से स्वतः जननवाद के सिद्धांत का खंडन किया। रेड्डी ने 3 बोतलों में जंतुओं का उबलता हुआ मांस रखा और उनमें से एक बोतल को कार्क से और एक बोतल को कपड़े से बंद कर दिया, परंतु एक बोतल को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात खुले मुंह वाली बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए तथा कपड़ों से बंद की गई बोतल के ऊपर भी कीट उत्पन्न हुई, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए। इन दोनों के विपरीत कार्क से बंद की गई बोतल में कोई कीट उत्पन्न नहीं हुआ। इससे रेड्डी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मांस से लार्वा स्वयं उत्पन्न नहीं होते, बल्कि मक्खियां जब मांस पर अंडे देती हैं तभी ऐसा संभव होता है। ठीक है, तो ये प्रयोग इन्होंने किया था। अगला बढ़ते आते हैं, जीव जननवाद। जीव जननवाद का यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ। जीव जननवाद का सिद्धांत कब विकसित हुआ? तो यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार, जीव जननवाद के सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थ की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है। क्या कहा? जीव जननवाद में कहा है कि सजीव पदार्थों की उत्पत्ति सजीव पदार्थों से ही संभव है, किसी भी निर्जीव पदार्थ से नहीं। यह संकल्पना कब हुई थी? वर्ष 1858 में रुडोल्फ विचिक्रो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि किसने कहा था कि सजीव के द्वारा ही केवल सजीव पदार्थ ही संभव हैं, तो ये कहा था रुडोल्फ विचिक्रो ने। और कब कहा था? 1858 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1864 में, ये देख लो, वर्ष 18, यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से। वर्ष 1864 में लुई पाश्चर ने हंस की गर्दन के आकृति वाले फलस्कों का निर्माण किया। इन फलस्कों में वायु तो प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, लुई पाश्चर ने क्या किया था? ये सब प्रयोग किए इन्होंने। कैसे कैसे प्रयोग किए ये बता रहे हैं जीव जनन के ऊपर। लुई पाश्चर ने मांस के शोरबे को उबालकर उसे जीवाणुहित कर लिया तथा इसे हंस की गर्दन में आकृति वाले कुछ फ्लास्कों में रखा दिया। पाश्चर ने कुछ फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया तथा कुछ फ्लास्कों को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात फ्लास्कों का परीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि जो फ्लास्क बंद थे उनमें सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, परंतु जो फ्लास्क खुले थे उनमें सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई। इन प्रयोग से लुई पाश्चर ने क्या निष्कर्ष निकाला? ये जो प्रयोग करते थे ना, इनसे उन्होंने प्रयोग निकाला कि सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से ही संभव है, निर्जीवों से नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि वायु जीव की वृद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्मांडवाद, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी। ब्रह्मांडवाद, जीवों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक रिएक्टर ने वर्ष 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि कहाँ पर हुई? यह ब्रह्मांड के अन्य ग्रह साधारण कण एवं बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आए। वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज ने वर्ष 1884 में यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी पर गिरते हुए उल्कापिंड के साथ जीव द्रव्य किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचते हैं, है ना। नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री अर्हेनियस ने वर्ष 1980 में यह विचार प्रस्तुत किया कि जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं तथा उनके बीजाणु एक स्थान से अन्य स्थानों तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। यह किसने कहा था? तो यह कहा था अर्हेनियर। और ये कौन थे? ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। किस में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको? रसायन शास्त्र में। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ष 1980 में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन शास्त्र में, तो अर्हेनियस को।
कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद। जीवों की उत्पत्ति के विषय में यह परिकल्पना रूसी जैव रसायनवाद H.I. ओबेसी ने वर्ष 1924 में प्रस्तुत की थी कि द ओरिजिन ऑफ लाइन नामक पुस्तक में ओपेरियन ने मत व्यक्त किया। क्या है? जीवों की उत्पत्ति के विषय में यह परिकल्पना रूसी जैव रसायनवाद ASI ओपेरियन, किसने? ASI ओपेरियन ने वर्ष 1924 में प्रस्तुत की थी। कौन सी? द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक नामक पुस्तक में ओपेरियन ने मत व्यक्त किया था कि क्या किया था? जीवन की उत्पत्ति मूल अथवा आदि रस में कार्बन आधारित अणुओं के क्रमिक रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप हुई है। लगभग इसी समय एक अन्य ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक JPS हाल्डेन ने भी ओपेरियन के पदार्थवाद के समान सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसलिए इन संकल्पनवाद को सामान्यतः ओपेरियन हाल्डेन संकल्पना कहा जाता है। ठीक है, इस संकल्पना के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? पृथ्वी का वातावरण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अपापचयक था, अर्थात इसे ऋण आवेशों का अधिक व्यक्त तथा मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के किसी बाह्य स्रोतों की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ। सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य अभिक्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। किस किस का निर्माण हुआ? जैसे अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा, यूप्रिन आदि। चूंकि जीव द्रव्य के निर्माण में इन कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ये यौगिक जीवन की उत्पत्ति का आधार बने। अगर आपसे पूछ ले कि जीवन की उत्पत्ति के आधार कौन से यौगिक बने, तो अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा और प्यूप्रिन। ठीक है, अगला कहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है? कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से इन यौगिकों के बहुलकों का निर्माण हुआ। जैसे शर्करा से किसका निर्माण हुआ? अगर आपसे पूछ ले शर्करा से, तो शर्करा से मंड का निर्माण हुआ। ठीक है, ग्लाइकोकोज व सेल्यूलोज से पाल्सिक एराइड व वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉन से वसा का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं? कार्बनिक यौगिक के जो संयोग से जिन यौगिक के बहुलकों का निर्माण हुआ है ना, शर्करा से किसका निर्माण हुआ? तो शर्करा से मंड का, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज से प्लास्टिक एराइड का, वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉन से वसा का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला क्या है? अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ है ना। न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ? तो अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रिया से किसका निर्माण हुआ? ये निर्माण हुआ आपके न्यूक्लियो प्रोटीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी ऐड होना चाहता है हमारे बिल्कुल फ्री ग्रुप में, तो वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, तो हम आपको ऐड कर देंगे। हम आपके लिए पूरी तरह से सभी थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ लेकर आ रहे हैं। तो ये NCERT की पूरी थ्योरी है, तो इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का भी देख लेना। मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा एक बार इनके सामने शेयर कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ से क्या आता है? न्यूक्लियो प्रोटीन में स्वद्विगुणन का गुण होता है, इसलिए इन्हें नीले हरित शैवाल के समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। ये प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे, परिणाम स्वरूप वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन O2 मुक्त हुई। इसके साथ ही वायुमंडल में उपस्थित मीथेन CH4, अमोनियम NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन NO2 व जल H2O का निर्माण हुआ। हाल्डेन के अनुसार प्रारंभिक जलीय वातावरण अथवा आदि सागर ने एक वृहत रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया, जिसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा पराबैंगनी विकिरण के संयोजन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है? कार्बनिक यौगिक का निर्माण किससे हुआ? तो आपको बताना है कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, पराबैंगनी विकिरण से के संयोजन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। धीरे धीरे आदि सागर एक गर्म सांद्र सूप में परिवर्तित हो गया, जिससे कार्बनिक एकलकों एवं बहुलकों का घनत्व बढ़ता गया। ये क्वेश्चन देखना है
हाल्डेन ने कल्पना की कि एकलकों एवं बहुलकों के समूह में लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ तथा बाद के विकास के क्रम ने प्रथम जीवित कोशिकाओं को जन्म दिया। लिपिड होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित वह पदार्थ। लिपिड किसे कहते हैं तो आपको लिपिड के बारे में भी बता देते हैं। लिपिड कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित वह पदार्थ जो जल में अविलय अर्थात अघुलनशील एवं अल्कोहल, ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में विलय होता है। लिपिड सजीव कोशिकाओं का महत्वपूर्ण तत्व है। लिपिड क्या है? लिपिड आपका सजीव कोशिकाओं का महत्वपूर्ण तत्व है। महत्वपूर्ण तत्व हैं। लिपिड के अंतर्गत वसी अम्ल, तेल, मोम, स्टेरॉल एवं डाइग्लिसराइड को सम्मिलित किया गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड पादप एवं जंतु कोशिकाओं के प्रमुख संरचनात्मक घटक हैं। हम आपके लिए सभी तरह से क्वेश्चन करा रहे हैं। ये आपके लिए एनसीईआरटी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें भी एक बार थ्योरी भी देख लो, इसमें से जो खास है। मिलर उरे के प्रयोग ने, मिलर उरे का प्रयोग किस पर किया था? तो वर्ष 1953 में हेराल्ड उरे तथा उनके शिष्य स्टैनले मिलर ने ओपेरियन होल्डेन संकल्पना के परिलक्षण के लिए कुछ प्रयोग किया। उन्होंने एक फ्लास्क में जल, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस लेकर पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के समान स्थिति उत्पन्न की तथा इसमें विद्युत धारा के लगातार प्रवाह से उच्च ऊर्जा को प्रभावित किया। उन्होंने ये प्रयोग किस पर किया था, है ना? फिर एक सप्ताह के बाद मिलर ने पाया कि फ्लास्क में जो उपस्थित अधिकांश अमोनिया एवं मीथेन रासायनिक अभिक्रिया में उपभोग की जा चुकी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का निर्माण हुआ। ये बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, चलिए। एवं जल में एक गहरे रंग के पदार्थ का एकत्रण हो गया। इस प्रयोग से उत्पन्न कुछ पदार्थों की पहचान नहीं की जा सकी, परंतु यह निश्चित हो गया कि इसमें कार्बनिक बहुलकों की क्या थी? उपस्थिति थी। जलीय विलयन का परीक्षण करने पर यह पाया गया, इसमें विभिन्न क्या थे? अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल एवं एमाइड उत्पादनों की उपस्थिति थी। ऑक्सीजन क्रांति। संपूर्ण ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों के द्वारा ही किया जाता है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के एक लंबे कालखंड में प्रकाश संश्लेषित जीवों के द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन से संपूर्ण वातावरण, जो प्रारंभ में अपचायक था, ऑक्सीकारक बन गया। वातावरण की प्रकृति में ऑक्सीजन के द्वारा किए गए इस परिवर्तन को ऑक्सी क्रांति कहते हैं। अगला यहाँ से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से देखो, जीवन की उत्पत्ति के चरण। आज हम जीवन की उत्पत्ति का पहला चरण देख लेते हैं। ओपेरियन द्वारा, किसके द्वारा? ओपेरियन के द्वारा प्रतिपादित जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों को अध्ययन में सरलता के दृष्टिकोण से दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। जीवन की उत्पत्ति का चरण होता है, एक तो होता है रासायनिक विकास और एक होता है जैव विकास। जीवन की उत्पत्ति के चरण को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो दो भागों में, रासायनिक विकास और जैव विकास। रासायनिक विकास में क्या क्या आता है? रासायनिक विकास में आता है जीवों के रासायनिक विकास में निम्नलिखित कितने चरण आते हैं? जीवों के रासायनिक विकास में आपके 4 चरण आते हैं। कौन कौन से? पहला चरण में आता है साधारण अणुओं का निर्माण, दूसरे चरण में आता है कार्बनिक अणुओं का निर्माण, तीसरे में आता है जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण और चौथे में आता है अणुओं की क्रियाशीलता। पहले चरण देख लेते हैं अपन, उसके बाद कल करते हैं अपन इसके 2 चरणों। पहले चरण में क्या आया था? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जल, अमोनिया तथा मीथेन जैसे साधारण यौगिक का निर्माण हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये यौगिक गैस अवस्था में ही रहे। कालांतर में पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण गहरे बादल का निर्माण हुआ एवं लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भूमि क्या हो गई? जलमग्न हो गई और समुद्रों का निर्माण हुआ। वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया तथा प्रोटीन मीथेन समुद्र के जल में घुल गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला बता दिया। अब हम करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अगर आपको ऐसा पढ़ना है थ्योरी, तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर हमारे साथ फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो जाना।
ये जूलॉजी के सारे चैप्टर में थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। एनसीईआरटी है ये, पूरी की पूरी एनसीईआरटी, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा मकसद